ठीक है, स्टार्ट करते, कहाँ से नहीं समझे थे? यहाँ से जो तानने वाला गुण में पढ़ा। तन्यता। हाँ, जी मैम। तन्यता, तन्यता का मतलब होता है तानना, यानी खींच करके लंबा कर देना। जैसे बहुत चिंगम खाए होगे, चिंगम देखो तान करके लंबा, बच्चा बदमाशी करता है तो कर देता है ना। और सारा भी बहुत सारा चीज। तो धातुओं में ये गुण होता है कि आप उसको तान करके पतला तार बना सकते हैं, तभी तो उसको कॉपर की तार का हम यूज इलेक्ट्रिक वाले पाइप, इलेक्ट्रिक वाले जो ये तार होते हैं उसमें हम करते हैं। तो नाम पे याद रखिएगा, नाम से जो है ना बहुत सारा काम हम लोग का बन जाता है। नाम में ही सारा काम छुपा होता है, तो नाम याद रखिएगा। तन्यता का मतलब क्या होगा? तानना, उसको पतला तन्य। खींच करके तार में बदल देना। क्या आपने कभी लोहे की सीट, प्लेट, धातु का सिक्का और एक कोयले का टुकड़ा फर्श पर गिरा करके उससे उत्पन्न ध्वनि के अंतर पर ध्यान दिया है? आप यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी निकल के आ रहा है, एक और क्वालिटी या गुण बोल सकते हो। इसको बोलते हैं रिंगिंग, रिंगिंग साउंड। कहने का मतलब है, जब आप इन चीजों को जमीन पे गिराते हो तो एक सिक्का जमीन पे गिरता है तो खन की आवाज करता है, एक पेंसिल गिरेगा तो उसकी आवाज अलग होगी, एक लोहे का फावड़ा गिरेगा उसकी आवाज अलग होगी, है ना। जी मैम। क्या आप इन सब से उत्पन्न ध्वनियों में कोई अंतर पाते हैं? सब में अंतर होगा। क्या आप अपने मंदिरों में जो लकड़ी की घंटियां लगे हुए देखे हो? लकड़ी की घंटी, नहीं मैम। वो आता है ना जो टन टन बजाते हैं, एक गोल सा होता है, उस पे पीटते हैं अच्छा उसको, जी मैम। हाँ। वो वाला होता है। साथ साथ घंटी, घंटी की भी बात कर लो, घंटी भी लगी रहती है पहले, जब जैसे आप सीढ़ी से ऊपर जाते तो घंटा लगा रहता है, देखे होगे, देखे सब होगे। तो आप इसका कारण बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? तो क्या होता है कि धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निदाद ध्वनि उत्पन्न होती है। जो कोई भी धातु से बना हुआ सामान है, जब आप किसी कठोर सरफेस, हमारा अर्थ क्या है? कठोर सरफेस, जिसकी वजह से हम इस पे रह पाते हैं, पानी गिरा देते हैं, कूद लेते हैं, जंप कर लेते हैं, तो टकराती है तो एक निदाद ध्वनि उत्पन्न होती है। ये धातुओं में ही ये क्वालिटी है कि वो गिर करके एक रिंगिंग साउंड उत्पन्न करेगी। दिख रहा है ना आप लोगों को? जी मैम। एक मिनट बच्चा पार्टी। यहाँ पे आ गए हैं हम लोग निदाद ध्वनि के पास में। तो ये रिंगिंग साउंड उत्पन्न होती है। माना आपके पास दो समान डिब्बे दिखने वाले हैं। आपके पास कैसा है? दो डिब्बा है, एक लकड़ी का डब्बा है और एक धातु का डब्बा है। धातु से बना है, एक लकड़ी से बना है। क्या आप दोनों डिब्बों पर चोट करके बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु का बना है? आप दोनों को जब चोट पहुंचाते हैं, आवाज करते हैं, तो दोनों पर का जो आवाज है उस डब्बे से सुन करके आवाज को आप इतना तो पहचान जाओगे कि कौन किससे बना हुआ है, कौन टीना से बना है, कौन लकड़ी से बना है। क्योंकि धातु गायन ध्वनियां उत्पन्न करती हैं, अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते हैं। तो एक ये प्रॉपर्टी मिल गया कि धातु जो है कैसा ध्वनि उत्पन्न करते हैं? गायन ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। ये और किसी में इस टाइप की क्वालिटी नहीं होती है। ठीक है, यस। याद रहेगा। गायन अच्छा, जी। एक बात बताइए, मतलब क्या आप लोगों होता को दिख रहा है ना जो जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, दिख रहा है क्या? है? यस हाँ मैम। मैम दिख रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चा। गायन मतलब क्या होता है? जी, गायन मतलब क्या होता है? गायन मतलब कुछ भी शुरू कर दो, सा, समझ गए? गायन ध्वनिया का मतलब गाने वाला, रिंगिंग, आवाज करने वाला प्यारा सा साउंड, वैसा साउंड उत्पन्न करता है। ठीक है। हाँ, हो गया, हंस लो, अच्छी बात है। और उक्त क्रियाकलाप करने के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि अब धातुओं को बहुत सारा गुण आपको पता चल गया कि धातु, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, अदात वर्ध्य होते हैं, तन्य होते हैं, ध्वनिक होते हैं यानी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं।
जी, पदार्थ जिनमें सामान्यतः ये सभी गुण मौजूद होते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। ठीक है? धातुओं का उदाहरण है आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। इसके विपरीत कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ नर्म होते हैं। नर्म इतना ये मत समझ लेना कि मैम कोयला जाएंगे उठा के, मैम ये कहाँ नर्म है, ये तो हार्ड हार्ड लग रहा है। नर्म इन द सेंस कि आप उसको पीट करके उसको आप उसकी जो चूड़े बना सकते हो, इस सेंस में नर्म और सॉफ्ट यूज किया गया है। अब उतना भी सॉफ्ट कहने का मतलब नहीं था, साइंस की बात को समझो। क्योंकि आप इसको और साथ साथ देखने में मलिन होते हैं, मलिन मतलब गंदे। ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरे बन जाते हैं। इसका आप औजार, लोहा का तलवार नहीं बना पाओगे इस तरीके से। सल्फर का तलवार, साथ साथ कोयले का तलवार, ये नहीं बन पाएगा। ध्वनिक नहीं होते हैं, यानी ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। ये जस्ट धातुओं में जो गुण होता है, इसमें अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता है। अधातु क्या क्या है? सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, इत्यादि है। कुछ का नाम अगर आप याद कर लोगे, नाम तो हालांकि याद करना पड़ेगा, अब कुछ को एक बार पढ़ोगे नाम याद हो जाएगा। जितनी भी गैसें हैं वो अधातु में आ जाती हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी गैसें जो है ना, आर्गन, क्रिप्टन, जेडोन, रेडोन, ये सभी अधातु में आ जाएंगी, बिकॉज ये सभी गैसें हैं। उसके अलावा भी कुछ ऐसे आपको पदार्थ दिखने को मिलेंगे जिसको हम अधातु बोलते हैं, जैसे सल्फर हो गया, कोयला हो गया, फास्फोरस हो गया। तो एक दो चीजें, गैसेस को तो आप सब आसानी से पहचान लोगे, लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जिसको आपको नाम याद करना पड़ेगा, तो उसको आप आसानी से समझ जाओगे कि कौन अधातु है। जैसे सल्फर, उसको तो आप आसानी से समझ जाओगे। कार्बन आसानी से समझ जाओगे। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी होता है साइंस में। सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों धातुएं हैं, बट ये उतने कठोर नहीं होते जो हमने क्वालिटीज पढ़ा अभी, कठोर होते हैं। इसके जस्ट अपोजिट इसमें एक्सेप्शन, अपवाद आता है ना हर चीज में। तो ये धातु जो होते हैं नर्म होते हैं, और उन्हें आप चाकू से काट सकते हो। सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काट सकते हो। तो ये दो नाम है, याद रखना पड़ेगा। मरकरी, मरकरी भी एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा धातु है, मरकरी भी ऐसा धातु है जो कि हमारे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है? और ये अपवाद है, इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है? अगर यहाँ पे तो बोला कि मरकरी कौन ऐसा धातु है, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेगा। कौन ऐसे पदार्थ है जिसको आप चाकू से काट सकते हो? तो सोडियम और पोटेशियम को काट सकते हो। साथ साथ किसको कैरोसिन में डुबा के रखते हैं? तो सोडियम को। किसको पानी में डुबा के रखते हैं? तो पोटेशियम को। ये क्वेश्चन हो गया। मरकरी फास्फोरस। कौन ऐसा, पानी को पानी में रखते हैं, फास्फोरस को। कौन ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पे आपका लिक्विड होता है? तो मरकरी। एक क्वेश्चन और बनेगा, कौन ऐसा अधातु है जो हमारे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में ब्रोमीन है। रहता है? ब्रोमीन। बहुत ब्रोमीन। अच्छा, ब्रोमीन। हालांकि उनका डिस्कशन नहीं किया है, बट इसलिए बता दिए कि इनके साथ साथ वो भी याद रहेगा, क्योंकि कई बार इस तरीके का क्वेश्चन मेरे से गलती हुआ है। आप लोग वो गलती मत कीजिएगा, वहां देखिएगा ढंग से कि अधातु लिखा है कि धातु। देखिए जल्दी जल्दी में मरकरी भी रहता है, मरकरी मार के चले आते हैं, सोचते हैं हाँ नंबर तो आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण, अभी तक जो भी आपने पढ़ा दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, उसको हम भौतिक गुण बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि रासायनिक गुण। तो जो भी आपने देख करके, छू करके डिसाइड कर ली, वो सभी क्या थी? फिजिकल। अब अधातुओं और धातुओं के रासायनिक गुण पे चले आते हैं। पहला है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातु अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, अधातु करेगा तो क्या होगा? आप आयरन में जंग लगने की परिघटना से परिचित है। जंग बनने की अभिक्रिया का स्मरण करिए। हम लोगों ने देखा है धातु क्या होता है, जैसे जो आपका ये है आयरन, वो जंग लग जाता है। साथ साथ एक साइड हम लोगों ने 7 क्लास में पढ़ा था कि मैग्नीशियम का जो आप वायु में दहन कर देते हैं, उसको जला देते हैं, तो वो क्या है आपका? एक तरीके से केमिकल जलाना। गुड़िया चली गई। जलाना भी आपका केमिकल प्रॉपर्टी है, साथ साथ जंग लगना भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है।
केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक रिएक्शन, वैसी अभिक्रियाएं हैं जो अगर उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है तो कोई भी पदार्थ अपने पहले वाले फॉर्म में वापस नहीं आ पाता है। ठीक है, वो दूसरा नया पदार्थ बना लेता है। आपने सीखा था कि दोनों प्रकर्मों में ऑक्साइड बनते हैं। लोहा क्योंकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है तो वो ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पे दोनों का दे दिया है। आयरन को Fe से डिनोट किया गया है, हवा के संपर्क में रहता है, कुछ जलवाष्प के कण भी मिल जाते हैं, वो जल Fe2O3 बनाता है। तो यहाँ बनाएगा Fe2O3 बनाएगा। इसको हम बोलेंगे लोहे का ऑक्साइड। यहाँ है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा MgO। आप लोगों ने सिंपली देखा था कि MgO बनता है। ठीक है, आइए आयरन, ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो जंक बना है, जो लोहे में जंक लगा है, उससे हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब जंक लगा हुआ कोई भी चीज आपको मिल जाए, लोहा मिल जाए जंक लगा हुआ, तो उसके जंक को क्या करना है, लगभग 1 चम्मच जंक को इकट्ठा करना है और थोड़ा सा जल में उसको घोल देना है जंक को। वो निलंबन के रूप में जल में मौजूद रहेगा, क्योंकि जल जंक क्या लगता है, पानी में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो पाएगा, घुल पाएगा, नहीं घुल नहीं। पाएगा। नहीं। थोड़ा सा नहीं उसका मैम। पार्ट, हाँ, थोड़ा सा उसका पार्ट उसमें रह जाएगा, तो निलंबन के रूप में रहता है। लटकन मैम को अच्छी तरीके से हिलाएं। हाँ सपना बोलिए। मैम ये आयरन और ऑक्सीजन प्लस जल अभिक्रिया किया तो Fe2O3 हम्म। फेरस ऑक्साइड बना मैम। तो इसके हाँ साथ साथ भी तो उसमें ये निकलेगा ना, हाँ, गैस निकलेगी। जाहिर सी बात है। देखो यहाँ पे बस हमने अभी इतना बताया कि क्या बना। आपको फेरस मतलब लोहे का ऑक्साइड तो बनेगा ही। ये देखो ऊपर जी। में क्या लिखे हैं कि आपने सीखा कि दोनों प्रकर्मों में, दोनों जो प्रोसेस होगा वहां पे ऑक्साइड बनेगा, यानी कि लोहे का ऑक्साइड बनेगा, साथ साथ यहाँ दूसरे वाले में मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना, तो वहां पे फेरस ऑक्साइड बनेगा, साथ साथ यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। याद रहेगा। यस मैम, उसके साथ साथ भी बनेगा, मतलब गैस निकलेगी ना मैम गैस तो उसमें। हर चीज में, जब किसी चीज को ऑक्साइड करते हो तो आप यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल तो देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे बैलेंस नहीं किया है, बैलेंस करोगे तो आप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप बोलोगे ओके। बेटा 2 कैसे आया मैम, तो यहाँ पे 2 लिख करके हमको पूरा बैलेंस करना पड़ेगा। वो अदर चीज है, वो अगर समझाएंगे अभी तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो उतना छोड़ दो, बस जान जाओ। इसको मैं इरेज ही कर देती हूँ। बस याद रखिएगा कि आपको दोनों का ऑक्साइड मिलेगा। दोनों का ऑक्साइड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने ऑक्सीजन के मिलेगा प्रेजेंस में मैम। उनका रिएक्शन कर दिया। जी। और उस जंग को क्या करना है, पानी में हिला करके थोड़ा देर निलंबन के रूप में छोड़ देना है। और वो जो बैठा रहेगा अच्छी तरीके से, उसका जो चूड़ा है, देखोगे इस वाले इमेज में कि ये दिख रहा है आप लोगों को, इसमें ध्यान से देखना, दिख रहा है कि कुछ पार्टिकल्स ऊपर बैठे हैं और कुछ तैर रहे हैं, वो जंग का निलंबन है। अच्छी तरीके से जब आप हिला रहे होते हो तो उसको क्या करना है कि लाल लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, दो तरीके का लिटमस पेपर हम लोग लिटमस से बनाते हैं। उस दोनों से आपको एक तरीके से इसको क्या करना है, रिएक्शन को चेक करना है कि क्या रिएक्शन होता है। जब लाल वाला डुबाते हो तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब लाल वाला से आप रिएक्ट करते हो तो वो ब्लू हो जाता है। तो पता चलता है कि आपका रिएक्शन कैसा है। ये जो आपका विलियन है, सॉल्यूशन जो आप ये बनाए हो, ये सॉल्यूशन ही ना, कोई कोई भी चीज को जल यस में मैम। घोलते हैं तो सॉल्यूशन तैयार होता है ना। चीनी को पानी में घोलोगे तो सॉल्यूशन बनेगा, नमक को घोलोगे तो भी सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ आपने जंग को पानी में घोल के जंग का सॉल्यूशन बना लिया है। तो ये जो जंग का सॉल्यूशन है, अब आप जब लिटमस पेपर से चेक किए, दोनों से चेक करना है, लाल वाले से भी और ब्लू वाले से भी, तो आपका विलियन अब कैसा मिलेगा, कैसा मिलेगा, क्षारीय होगा या अम्लीय। जैसा। जब आप दोनों से चेक करेंगे तो दोनों में से कुछ ना कुछ चेंज होगा। यहाँ पे जंक था, ये सब बताया गया है, समझ में आ गया होगा। लाल लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, ये आपका कैसा हो जाएगा, ब्लू। क्या कॉपर में ब्लू। भी जंग लगता है। जब आप जैसे ही यहाँ पे देखोगे कि लाल वाला जो है ना ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, तो पता चल जाता है कि ये ऑक्साइड है, यानी इसकी प्रकृति क्षारीय है। ये कैसा है, क्षारीय है। क्योंकि हम लोगों ने एक ट्रिक पढ़ा था, पता नहीं मसरूफा है या नहीं, BAR लिखा था हम लोगों ने, बार, यानी कि बेस जो है
वो एक तरीके से ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा और रेड वाला ब्लू हो रेड जाएगा। वाला हो जाएगा। हाँ, तो रेड वाला कब ब्लू होता है? जब आप उसको बेस में डालते हैं और एसिड में डालते रेड वाले को तो वो ब्लू हो जाता। तो आपको यस। यहाँ शॉर्ट में याद रखना है अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक बना करके कि यहाँ पे आप रेड वाले को जब रिएक्ट किए हो तो ये ब्लू हो गया है, इसका मतलब ये क्षार है, इसकी क्वालिटी, इसका नेचर क्षार है। क्या कॉपर में भी जंक लगता है? हम लोगों ने देखा है कि कॉपर में भी जंक लगता है। अब कैसे? कॉपर में मैंने देखा है कि हरा पदार्थ उसके ऊपर जमा हो जाता है। कॉपर का जो बर्तन है उसको बहुत दिनों तक अगर हवा में रख दोगे, वायु में रख दोगे तो उसके ऊपर हरा पदार्थ जमा हो जाएगा। क्या होता है, जब आप कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम्न वायु में खुला रखते हैं तो उसके ऊपर हल्की हरी परत जम जाती है। ये जो हरा पदार्थ होता है ये कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। अभिक्रिया को ऐसे दिखाया गया है कि कॉपर है, आपने उसको नम्न वायु में रखा, नमी वाली वायु में, कहने का मतलब नमी वाले वायु में आपको जल भी मौजूद होगा, जल भी होगा। इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अगर ये, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर रहा है, यहाँ के कार्बन डाइऑक्साइड भी देखोगे, ऑक्सीजन भी देखोगे। तो जब ये रिएक्ट करता है तो CuOH का होल ट्वाइस, इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इस ग्रुप को OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और इनको हम साथ में ही लिखते हैं। तो ये जो OH का 2 मॉलिक्यूल्स होगा, इसलिए हम लोगों ने इसको बार के अंदर में डाल के, कोष्टक के अंदर में डाल के 2 मॉलिक्यूल से डिनोट किया, प्लस CuCO3, इसको बोलेंगे कॉपर कार्बोनेट। कार्बोनेट, ये कार्बोनेट का, ये जो देख रहे हो CO3 ये कार्बोनेट है और ये कॉपर है, तो इसको हम बोलेंगे कॉपर कार्बोनेट। ये है कॉपर आपका Cu और ये हाइड्रोक्साइड है, इसको बोलेंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये चीजें बनेंगी। और नम्न वायु में क्या होता है, हवा के साथ क्या क्या मौजूद होता है नमी वाली वायु में? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ साथ जल की मात्रा और ऑक्सीजन रहता है। तब आपको डिपेंड करता है कि आपका पदार्थ रिएक्ट कैसे करता है। जब आप मैग्नीशियम रिबन के दहन के क्रियाकलाप का स्मरण करिए, मैग्नीशियम का जो रिबन है वो दहन करके जो राख प्राप्त होता है उसको भी आप जल में घोल करके चेक कर सकते हो कि वो कैसा है। क्या पता चलेगा आपको? लाल लिटमस पेपर लाल लिटमस पेपर आपने प्रेक्षण किया होगा, लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। जब आप मैग्नीशियम का जो राख मिलता है उसको आप जल में घोल देते हो, पानी लेते हो, पानी में घोल देते हो और वहां पे जब लाल लिटमस पेपर को चेक करते हो तो ब्लू हो जाता है। इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। एक चीज है, थोड़ा सा ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। जितना भी धातु है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? यहाँ लिखते हैं, ऑक्साइड बना। जितना भी धातु है वो धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? ऑक्साइड ऑक्साइड। बनेगा। ऑक्साइड। ऑक्साइड बनेगा। जितना भी धातु का नाम है याद रखिएगा, वो ऑक्साइड बनाएगा। और ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है, यानी ये सभी क्षारीय। क्षारीय होते हैं। याद रखिएगा, ये सभी जब क्षारीय होते हैं, अगर मैं बोलूं कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं तो अधातु के ऑक्साइड कैसे होते होंगे? अम्लीय। अम्लीय हो एक जाएंगे। दो काम अम्लीय। हो गया, आपको दोनों की प्रॉपर्टी याद हो गई। लेकिन अगर आप एक ही याद रखोगे तो कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, साथ साथ आप भूलोगे भी नहीं। एक में बच्चा, एक्सक्यूज मी, ये यहाँ पे आएगा, इसको हटाना है मेरे को। डन, थैंक यू। यहाँ पे क्या है, जितना भी धातु का ऑक्साइड है, बिकॉज वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं धातु का ऑक्साइड, और धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्योंकि आपका जो लाल लिटमस पेपर था वो ब्लू हो गया, लाल लिटमस पेपर ब्लू हो गया। ये बता रहा है कि जितना भी धातु का ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति का है। अगर वहां पे
आपका लाल वाला ब्लू हो गया और ब्लू वाला अगर रेड हो जाता, आप दोनों से करते, ब्लू वाले में कोई रिएक्शन नहीं हुआ, इसलिए ब्लू वाले का डिस्कशन नहीं हुआ। क्योंकि अभी आप पढ़ाया मैंने कि लाल वाले से भी आपको चेक करना है, ब्लू लिटमस पेपर से भी चेक करना है। बट यहाँ पे ऑक्साइड के साथ भी सिर्फ लाल लिटमस पेपर रिएक्ट किया और ब्लू बन गया, ये शो कर रहा है कि ये क्षारीय है। और इसके विपरीत ब्लू वाले में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं देखा गया, इसलिए यहाँ पे इसको दिखाया नहीं गया है। आइए अब अधातुओं के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक तो हमने धातुओं को रिएक्ट करवाया था, अब हम अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज जान जाइएगा, अभी हाल का बीपीएससी का मैंने एक पेपर देखा है, बहुत सारा, उसमें लिखा था कि धातु का जो ऑक्साइड है वो कैसा होता है नेचर में। तो याद रखना है आप लोगों को कि धातु का जो भी ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जब एक गुण याद रखोगे तो दूसरे का ऑलमोस्ट आप लोगों को खुद स्वतः याद हो जाएगा। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। दूसरा चले आओ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसके जस्ट अपोजिट हम लोगों ने सल्फर की कुछ मात्रा लिया है और उसको इस तरीके से एक चम्मच, अगर आपके पास नहीं है उद्दहन चम्मच, उद्दहन का मतलब होता है वैसा चम्मच जिसको आप दहन में यूज कर सकते हैं, तो वैसा चम्मच लेना है, उसमें सल्फर की कुछ मात्रा रखनी है। और दहन चम्मच नहीं हो तो आप किसी बोतल का धातु का ढक्कन भी ले सकते हैं। इसके चारों ओर धातु का तार लपेट दीजिए जैसा कि दिखाया गया है। जैसे ही सल्फर जलना प्रारंभ हो तो चम्मच को एक गैस जार या कांच के गिलास में ले जाइए। अब यहाँ क्या किया गया है मैं समझाती हूँ। आपके पास चम्मच नहीं है तो आपने धातु का उद्दहन चम्मच बनाया, एक ढक्कन का यूज किए हो आप लोग, और ढक्कन का यूज करके आपने इस तरीके से तार लगा के उद्दहन चम्मच बना लिया। इसमें कुछ मात्रा में सल्फर रख दिए हो आप, और आप क्या किए हो सल्फर रखने के बाद, देखिए सल्फर को आपने जैसे जलना प्रारंभ हो जाएगा, कब जलेगा दिखाया, जैसे ही सल्फर जलना प्रारंभ हो जाए तो उसको क्या करना है कि गैस के जार में, एक गैस का जार आता है इस तरीके से, इसमें आपको इस वाले पार्ट को रख देना है। ठीक है, जैसे आप इसको रख करके ऐसे डाला हुआ है, यहाँ पे भी शो कर रहा है, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये रखा हुआ डिनोट कर रहा है इस तरीके से। ये है धातु चम्मच जो हम लोगों को लेबोरेटरी वगैरह में मिल जाता है आसानी से, बट अगर नहीं है तो ये बनाया हमने। तो इसको आप डाल के थोड़ी देर छोड़ दोगे तो जैसे ही आपका गैस का जार है ये गैस से भर जाएगा। तो देखना ध्यान से, गिलास को एक ढक्कन से ढक दीजिए, इसी के ढक्कन से आप ढक दो जिससे बनने वाली गैस बाहर ना जा सके। कुछ समय के पश्चात चम्मच को हटा दीजिए। अब कुछ समय के बाद इसको बाहर निकाल देंगे। गिलास में क्या करेंगे, थोड़ा सा जल डालिए और तुरंत ढक्कन से वापस ढक दीजिए। अब गिलास को भली भांति हिलाइए। विलेन का परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पेपर से चेक करना है। ये जो भाप आपका बना, अंदर में गैस बना, उसमें अब पानी मिला के अच्छे से हिला देना है और फिर ढक्कन से ढक करके अब क्या करना है कि दोनों लिटमस पेपर से हम चेक करते हैं किसी भी रिएक्शन को, अब आपको चेक करना है। यहाँ पे देखोगे अम्लों और क्षारों में धातु और अधातु, यहाँ पे बहुत सारा क्षार का नाम दे दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड इसका मतलब वो क्षार है, जहां भी लगा रहेगा हाइड्रोक्साइड वो क्षार है। कहीं भी लगा रहेगा ऑक्साइड, इसका मतलब वो क्या है, धातु है। ठीक है, ये है। धातु का ऑक्साइड है। यहाँ पे बहुत सारा क्षार का नाम आप लोगों को हाइड्रोक्साइड इस टाइप का लेना है और उसको, उसमें क्या धातु है आपको वो बताना है। तो पहला वाला पार्ट होता है वो धातु होता है। अगर मैं बोलूं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ MgOH, तो ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्षारीय है तो धातु। इसमें धातु क्या है, तो यहाँ पे Mg है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारा आपको मिल जाएगा। और आप किसी भी अम्ल के साथ, एक मिनट अंशु, अम्ल के साथ जैसे यहाँ H2SO4 है, आप HCl भी ले सकते हो, H2SO4 भी ले सकते हो, नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हो, आप जो भी चाहे वो ले सकते हो। जैसे उसमें क्या होगा, यहाँ पे जब अम्ल बनता है तो अम्ल बनने के साथ, एक मिनट, वहां पे जब अम्ल बना तो अधातु आपका क्या बना, वो अधातु क्या था उसमें, तो यहाँ पे जब ये जो पार्ट होता है इसमें जो मेन सब्सटेंस होता है वो सल्फर हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आप लिखोगे HCl, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है आपका अधातु हो गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो अधातु है ही, तो वो अधातु हो जाएगा। आपको इस तरीके से नाम लिख करके यहाँ पे सजाना है।
थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ये काम हो जाएगा। हाँ अंशु बोलिए बेटा। मैंने बोला जितना भी ऑक्साइड बनेगा वो आपका बनेगा क्षारीय नेचर का बनेगा, और साथ साथ वो धातु होगा। जैसे ऊपर में हम लोगों ने अभी पढ़ा, सामान्यतः जनरली, सामान्यता का मतलब अधिकांशतः एक बात हो रही है, अपवाद आपको हर जगह मिलेगा, अपवाद तो हर एक चीज में मिलेगा। तो सामान्यता का मतलब हो गया कि जनरली आपको क्या मिलेगा, जितना भी आपको धातु का ऑक्साइड बनता है वो क्षारीय प्रकृति का अलग होता है। कुछ जो होते हैं, कुछ वो एसिडिक नेचर भी शो करते हैं, लेकिन जनरली ये सब, ये वर्ड मत भूलिएगा भाई। ये भूलोगे, अगर मान लो इसको कई बार पेपर में क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर पूरा लिखा रहेगा कि सामान्यतः, इसको इंग्लिश में जनरली बोलेंगे कि सामान्यतः धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो सही है, क्योंकि सभी धातु के ऑक्साइड क्षारीय नहीं होते हैं, एक दो एक्सेप्शन भी होता है, तो हम सबको कैसे बोल देंगे, गलत हो जाएगा ना। याद हो गया? यस मैम। जी हाँ। मैम, समझ में आ गया। और मैंने बोला ये जो धातु का जो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन से, तो धातु ऑक्साइड बनाता है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, अभी हम लोगों ने रिबन को जला के बनाया था, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, इस तरीके से ऑक्साइड बना। तो वो जहां पे ऑक्साइड वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि वो धातु है, कोई भी पदार्थ वो धातु है। लेकिन जब कभी भी हाइड्रोक्साइड लगा देख रहे हो, आप हाइड्रोक्साइड लगा देख रहे हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मुझे अभी याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, मेनली ये दोनों चीजें याद रहती हैं। तो इस तरीके से ना क्या होता है ना कि कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो अभी देखिए ऊपर में कॉपर हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बना है, CuOH का होल ट्वाइस, ये क्या है, नाम भी लिखा है, एक चीज यहाँ देख लीजिए, कॉपर हाइड्रोक्साइड, यहाँ लिखा हुआ है कि कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड बना। तो ये क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या है, वो मैग्नीशियम धातु है। हाइड्रोक्साइड और धातु है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड से डिनोट करेगा, तो वो पूछ लेगा कई बार कि इनमें से कौन अधातु है, चार पांच दे दिया ऑप्शन, आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए ये ट्रिक है, थोड़ा याद रखिए। दूसरा है, क्योंकि इसका जो मेन कंपोनेंट है कैल्शियम, वो आपका धातु है, और इसमें जुड़ के ये हाइड्रोक्साइड बनाया, तो ये अधातु है ना। और साथ साथ अम्ल में भी जो मेन कंपोनेंट होता है वो अधातु होता है, ये चीजें याद रखनी है। सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घोलते हैं, विलय करते हैं, मतलब घोलते हैं, तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड अलग है, सल्फ्यूरिक एसिड अलग है, अभी बताते हैं। अभिक्रिया निम्न प्रकार से दी जा सकती है, ठीक है। देखो सल्फर को आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, अगर यहाँ पे एक्चुअली एक स्टेप इन्होंने छोड़ दिया है, सल्फर प्लस O2 क्या बनेगा, SO2 बनेगा, बन जाएगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। हाँ बन जाएगा। अब इस वाले को इन्होंने लेके यहाँ पे दिखाया है, तो SO2 प्लस, अब हम इसको वाटर में घोल रहे हैं H2O के साथ, तो H2SO4 बना। यहाँ पे हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल्स है, तो H2 यहाँ लिख दिया गया। सल्फर का S तो एक ही है, तो S को एक बार लिख दिया। O का दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है और एक मॉलिक्यूल्स यहाँ है बेटा। तो कितना टोटल मॉलिक्यूल्स हो गया ऑक्सीजन का, 3 मॉलिक्यूल हुआ, दो। जी मैम। यस मैम। हुआ ना। दो यहाँ पे है ऑक्सीजन का और एक यहाँ पे है ना। तो इस टोटल को हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। इसको हम बोलेंगे, इस तरीके का जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें टोटल नंबर को अरेंज कर दिया जाता है, वहां पे बैलेंस रिएक्शन होता है, संतुलित रिएक्शन होता है। खैर उतना भी जानना नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे, बट यहाँ पे ये जो रिएक्शन है वो पूरी तरीके से संतुलित है। तो यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड बना, अगर यहीं पे लिख देता आपको H2SO4, तो हो जाता सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे 3 है तो सल्फ्यूरस बना, 4 है तो सल्फ्यूरिक बना। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, सल्फ्यूरिक एसिड अलग होता है, सल्फ्यूरिक एसिड अलग होता है। सल्फ्यूरस एसिड क्या करता है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, बिकॉज हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं कि एसिड में अगर लाल लिटमस पेपर डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। एसिड में लाल लिटमस पेपर डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक अगर बनाना है तो बना लीजिए, मुझे याद था लेकिन मैं भूल गई। बट जनरली मैंने पढ़ा है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है, जो भी एसिड है, वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है।
नीले लिटमस पेपर को, शायद मैं उल्टा बोल रही हूँ, नीला जो लिटमस पेपर है वो लाल हो जाता है। कहीं पे भी लाल अगर कोई चीज बाद में कन्वर्ट हो रहा है तो दैट मीन्स कि वो एसिड है। जी मैम। तो यहाँ पे लाल लिटमस पेपर, जो भी एसिड अगर डाल लो, HCl ले लो, कोई भी ले लो, तो वहां पे इसके विपरीत अगर यहाँ पे अगर आप लाल वाला लिटमस पेपर यूज करते ना तो वो लाल ही रहता है। सल्फ्यूरिक एसिड में जैसे लाल वाला लिटमस पेपर आप यूज करते तो वो लाल ही रहता है, उसमें कोई कलर चेंज नहीं आता। ठीक है। यस मैम। तो सामान्यतः अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसके विपरीत हमने बता दिया कि धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं, तो मैंने उसी समय बोला कि अधातुओं के कैसे होते होंगे, अम्लीय होते होंगे। यानी कि अम्लीय। एक तीर से दो शिकार करना है आपको, एक ही याद रखना है, दूसरे को भूल जाना है। जब एक याद रहेगा तो दिमाग में आप उसको अपोजिट करके याद रखेंगे। तो धातुओं का ऑक्साइड क्षारीय होता है, अधातुओं का ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया है। स्क्रीन दिख रही है। हाँ बोलिए मीनू, मीनू कुछ बोल रहे थे आप? हाँ मैम, वो स्क्रीन चली गई थी। एक मिनट बच्चा, हाँ बोलिए, नहीं समझ में आया मुझे आपकी बात, स्क्रीन नहीं दिख रहा जी। अब दिख रही है। दिख रहा अच्छा, है। अच्छा, सॉरी सॉरी, अब दिख रहा है? यस यस मैम। ठीक है। प्रयोगशाला में काम में आने वाले, यहाँ पे देखिएगा लिखा है, प्रयोगशाला में काम में आने वाले कुछ अम्लों और क्षारों के नाम याद करिए जो आपने 7 में पढ़े थे। ये काम आप लोग करके भेजिएगा। उसका नाम 4.4 में लिखिए और उनमें उपस्थित धातु अथवा अधातु की पहचान कीजिए जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है। आई थिंक जो ये जो क्रियाकलाप है ये आप लोग को काम करना है, SW है आप लोगों का। जल के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? आइए देखिए, धातु और अधातु किस प्रकार जल से अभिक्रिया करते हैं। धातु और अधातु दोनों जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो क्या होता है? पहले सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है। सोडियम एक धातु है, एक्सेप्शन है कि इसको आप चाकू से काट सकते हैं, एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। ये बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। सबसे पहले जो अभी हम लोग ने रिएक्टिविटी सीरीज देखा तो उसमें पहले पोटेशियम था, पोटेशियम के बाद आपका सोडियम ही आया होगा, आया ना? तो ये सबसे यस। ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, इसलिए हम इसको केरोसिन में डुबा के रख रहे हैं। और अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, यह इसलिए मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। यह तुरंत एयर से रिएक्ट करने लगता है सोडियम। यहाँ पे देखिए, यही है ना, और कुछ तो नहीं है। ये शिक्षक के उपस्थिति में करना है क्योंकि इतना आसान नहीं है। 250 ml का बीकर या कांच का ग्लास लीजिए, इसे आधा जल से भर लीजिए। अब सावधानी पूर्वक एक छोटा सोडियम का टुकड़ा काटिए। छोटा सा सोडियम का टुकड़ा काटना है और उसको फिल्टर पेपर से पहले साफ कर दीजिएगा और फिर रुई से लपेट दीजिएगा। रुई से इसलिए लपेटना है ताकि जो रिएक्शन अगर तुरंत हो तो इसमें आपको किसी तरीके की दिक्कत ना हो, आपका हाथ पैर ये सब भी झुलस सकता है, इसलिए वहां से हट जाना है। उसको रुई के छोटे टुकड़े में लपेट देना है सोडियम के टुकड़े को। रुई में लिपटे सोडियम के टुकड़े को बीकर में डाल दीजिए, जो बीकर में आपने जल से भरा है उसमें डाल दीजिए। अब आपको ऑब्जर्व करना है, प्रेक्षण लेते समय बीकर से दूर रहें, कोशिश करना है दूर रहें। जब अभिक्रिया बंद हो जाए बीकर को छुइए, क्या आप कुछ अनुभव करते हैं? क्या बीकर गर्म हो गया है? विलियन का लाल और नीले लिटमस पेपर से अब आप ऑब्जर्वेशन कीजिए। ये जो आप इसमें जैसे डाले हो तो ये क्या होता है ना, सोडियम के कारण इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, साथ साथ ये जो है ना गर्म हो जाता है। क्योंकि गर्म हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि ऊष्मा उत्पन्न हो ही रही है। ये जो आपका सॉल्यूशन है वो गर्म हो जाएगा, है ना? और साथ साथ इस तरीके का ऊष्मा और लाइट भी आपको दिखेगा, ये इसको दिखाया गया है। अब पता लगाना है कि इसका जो जल के साथ सॉल्यूशन बना है, पानी में आपने डाला है तो ये एसिडिक है या बेसिक नेचर का है। तो आपको चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। आगे पढ़ते हैं। आपने देखा कि सोडियम जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते हैं। सोडियम जो है तेजी से जल के साथ अभिक्रिया कर लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे धातु हैं जो नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए आयरन जो है जल से धीरे धीरे प्रक्रिया करता है। इस यही कारण है कि आयरन का जो कोई भी औजार है उसको वायु में आप बहुत दिनों तक खुला छोड़ देंगे तो धीरे धीरे जंग लगने का प्रोसेस कैसे होता है, बहुत धीरे ही होता है ना।
क्या तुरंत आज यस रखे लोहे का मैम। सामान कल कल जंक में कन्वर्ट होके मिलेगा? आज अगर सामान नहीं रख मैम। दो, नहीं मिलेगा। इसके जस्ट अपोजिट धातु, जैसे यहाँ पे सोडियम है, उसको रख दोगे तो हाईली रिएक्टिव होता है, तुरंत रिएक्ट करेगा। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं जनरली, लेकिन कुछ अधातु ऐसे भी हैं जो जल से अभिक्रिया करते हैं, क्योंकि वे वायु में बहुत सक्रिय होते हैं। इस प्रकार अधातुओं को जल में रखा जाता है, क्योंकि वो जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं अधातु, लेकिन बहुत सारे जो अधातु हैं वो जल से अभिक्रिया करते हैं, इसलिए इनको जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत सक्रिय धातु है। वायु में खुला रहने पर यह आग पकड़ लेती है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, जल्दी वो हवा के कंसर्ट में, जैसे अभी हम टेबल पे रखेंगे तुरंत रिएक्ट कर जाएगा ब्राह्म, तो इसलिए इसको जल में रखा जाता है। यहां तक किसी को कुछ दिक्कत है? दिक्कत होगी तो बताइएगा। क्यों होता है ऐसा कि सोडियम जो है आपका तुरंत रिएक्ट कर जा रहा है, इसके जस्ट अपोजिट कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो तुरंत रिएक्शन नहीं करते हैं। तो यहाँ तक याद है? याद, ये आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है, याद हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। यस। उसके बाद